नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज है 16 सितंबर 2023 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज की शुरुआत हम करेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में और इसके बाद फिर सीधे हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी हम एनालिसिस करेंगे। आज का हमारा जो पहला एडिटोरियल रहेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, जिनको हम जेनेटिक तरीके से संशोधित फसलें बोलते हैं। इन फसलों के अंतर्गत फसलों में कुछ विशेष किस्म के गुण लाए जाते हैं और ये गुण कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं किसी फसल में कुछ पोषक तत्व कुछ ऐड करें, या फिर हम चाहते हैं कि हम ऐसे फसलों के बीज विकसित करें जिसके माध्यम से उनके ऊपर कीटों का असर ना रहे, घास वाली कंडीशन में भी वो अच्छे से उग सकें, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ सकें। ऐसी फसलों में यदि हम गुण विकसित कर रहे हैं तो ये तभी संभव है जब हम उनके जीन्स में परिवर्तित कर सकें, जीन्स में परिवर्तन कर सकें। तो सबसे पहला जो यहाँ पर समझने वाला मुद्दा है वो यही है जीएम क्रॉप को लेकर के। जीएम क्रॉप की हमारे देश में आवश्यकता क्यों है और भारत ने अभी तक कौन कौन से क्षेत्र में इसमें काम किया है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो जीएम क्रॉप के अंतर्गत विच हैज़ ए जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पीसीज इवन अनरिलेटेड टू गिव इट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में चावल की एक किस्म है, हमारे पास में धान की एक किस्म का बीज अवेलेबल है। अब यदि हम इसमें बाहर से किसी का जीन इसके अंदर इंसर्ट करा दे रहे हैं जो कि दूसरी प्रजाति का है, यहाँ तक कि ये अनरिलेटेड भी हो सकता है, ताकि हम इसमें कुछ डिजायर प्रॉपर्टीज ला सकें, इसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं। जीएम क्रॉप्स आर मोस्टली आइदर पेस्ट रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंट। दो गुण इसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं, एक तो इसमें कीटों का प्रकोप कम से कम होगा और दूसरे नंबर की बात यह है आपको घास वाली कंडीशन में भी ये उग पाएगी। तो मतलब साग क्या होता है, खेतों में जब घास बहुत ज़्यादा उग जाती है ना तो हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, घास उससे आगे बढ़ जाता है और हमारी जो धान की फसल है वो उतनी की उतनी रह जाती है। अब हम बात करते हैं आर देयर अदर जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, क्या हमारे यहाँ पर कुछ अदर जीएम क्रॉप्स भी अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड कमेरिकल कल्टीवेशन ऑफ अदर जीएम क्रॉप। हमारे देश में अभी अप्रूवल नहीं मिला है वाणिज्यिक तौर पर इसकी खेती करने के लिए। दाउ इफोर्ट्स हैव बीन मेड फॉर ब्रिंजाल एंड मस्टर्ड, लेकिन हम जो प्रयास किए हैं अभी तक वो भटा और मस्टर्ड के लिए ज़रूर प्रयास किए हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की पहली जीएम क्रॉप की। तो इंडिया ने पहली जीएम क्रॉप कहाँ से लाया था, तो जो पहली फर्स्ट जीएम क्रॉप की वैरायटी है इसको अप्रूव्ड किया गया था कमर्शियलाइजेशन के लिए, वो था बीटी कॉटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर से निकल करके आता है। बोलगार्ड फर्स्ट की बात करें जो कि प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी अगेंस्ट द पिंक बॉलवर्म एंड डेवलप्ड बाय द मॉन्सेंटो वाज गिवन द गो अहेड इन 2002। तो आज से लगभग आप बात कर लीजिए 20 साल 15 साल पहले की ये बात है, हमने एक ऐसी वैरायटी को डेवलप किया था जो कि पिंक बॉलवर्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ सकता है और इसको डेवलप किया गया था मॉन्सेंटो के द्वारा 2002 में। मॉन्सेंटो ने रिलीज़ किया था फिर एक और वर्जन बोलगार्ड सेकेंड 2006 में। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन पार्सली ड्यू टू बीटी कॉटन विच अकाउंट फॉर एवर 90% ऑफ टोटल कॉटन एक्रेज इन द कंट्री। तो बीटी कॉटन में हम कीड़े मकोड़ों से उसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। पहली बार 2002 में प्रयास किया गया, इसके बाद 2006 में प्रयास किया गया था और इसको डेवलप किया गया था मॉन्सेंटो कंपनी के द्वारा। अब हम एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो यहाँ पर जो हमको एग्जाम्पल दिया जाता है वो है जीएम मस्टर्ड DMH11 का। जीएम मस्टर्ड का एक मॉडल या फिर एक प्रजाति आप बोल सकते हैं जिसका नाम रखा गया है DMH11। अब
इसका इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ असेसमेंट आया होगा, कुछ अंदाज़ा आया होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी। इससे ये पता चल गया है कि भारत अब जो है सेल्फ रिलायंस के नए एरा में एंटर कर रहा है। हम एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम जीएम फसलों के बारे में समझ लेते हैं कि जीएम फसलें आखिर होती क्या हैं। जीएम खाद्य पदार्थ उन पौधों से हम प्राप्त करते हैं जिनके जीन आर्टिफिशियल रूप से चेंज किए जाते हैं। यदि हम बोल दें जीएम मस्टर्ड, जीएम चावल बोल दें, जीएम राइस बोल दें, इसका मतलब ये है इनके अंदर जो जीन मौजूद है उसमें चेंज किया गया है। आमतौर पर इसमें किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवंशिक गुणों को सामान्य प्रजाति की फसलों की उपज में वृद्धि करना है, प्रोडक्शन में बढ़ावा देना है, घास वगैरह को कम करना है। घास को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन घास से ये लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके अलावा रोग या फिर सूखे के प्रतिरोध के तौर पर हम इनको तैयार करते हैं, या फिर इनमें हम एक्स्ट्रा मिनरल्स डाल देते हैं, एक्स्ट्रा पोषक तत्व डाल देते हैं, ताकि हम जो हमारे देश की पोषण की जो समस्या है, कुपोषण की जो समस्या है, उससे हम निपटारा पा सकें। अब यदि हम बात करें, भारत में जीएम चावल की सबसे प्रसिद्ध किस्म है गोल्डन राइस। बीटी कॉटन तो पहली हो गई, लेकिन इसके अलावा जो सबसे फेमस चीज़ है जिसका हम यूज़ करते हैं कुपोषण से भारत को बचाने के लिए, वो है जीएम राइस। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तेज़ी के साथ में अपना असर दिखाते रहा है देश में, दुनिया में। खास करके इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हमारे देश के किसान लोग, ठीक है, क्योंकि किसान लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, कभी पानी नहीं गिर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा पानी गिर जा रहा है, कभी खड़ी फसल हवा के झोंके से गिर जाती है, कभी कीटों का अटैक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस आज के समय में हम देख रहे हैं। ऐसे समय में भारत अपनी फूड की सिक्योरिटी कैसे करके अपने नागरिकों का पेट भरेगा, कैसे करके अपने नागरिकों को वो कुपोषण से दूर कर पाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है। ऑलरेडी हम जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग सिस्टम देख रहे हैं has become an absolute necessity to address bargoing and complex changes of achieving global food and nutritional security। तो अभी नॉर्मली जो हमारा कन्वेंशनल ब्रीडिंग सिस्टम चल रहा है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग सिस्टम के अंतर्गत हम पारंपरिक रूप से जो फसलें उगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं इतने फास्ट चेंजिंग क्लाइमेट चेंज वाले वातावरण में। एक रिपोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया जाता है। यदि हम बात करें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 की, इसमें बताया जाता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है हम यदि चाहें कि ज़ीरो हंगर प्राप्त करें 2030 तक। तो 2030 तक यदि हमें ज़ीरो हंगर वाली कंडीशन प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें जाहिर तौर पर इस प्रकार से जीएम क्रॉप की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ाएं, इसके साथ साथ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी क्रॉप्स में चेंज करने की ज़रूरत है। हमें जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्रॉप की वैरायटी की ज़रूरत पड़ेगी अपने किसानों को देने के लिए। इसमें कुछ हाइब्रिड बीज भी हो सकते हैं, जिसके चलते चलते किसानों की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इसके साथ साथ में वो अपने आसपास के वातावरण को एडॉप्ट कर पाएंगी। हमें ऐसे फसलों को विकसित करने की ज़रूरत है और ऐसी फसलें हमें बोना पड़ेगा जिसमें कम से कम इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम खाद, कम से कम पानी, कम से कम कीटनाशक का हम प्रयोग करें, ऐसी फसलों की ज़रूरत है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के चलते चलते भारत जो है इतना ज़्यादा फूड सिक्योरिटी की समस्या से जूझ रहा था कि उसको बाहर से अनाज को मंगवाना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं कि 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति आती है और गेहूं और धान का जो उत्पादन है हमारे देश में तेज़ी के साथ में बढ़ा था। नई नई किस्में आई हमारे देश में बीजों के, इसके साथ साथ में यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों का तेज़ी के साथ में विकास हुआ, मशीनीकरण हुआ खेती का। इसके चलते चलते हमारे देश का जो प्रोडक्शन है जो कि 50 मिलियन टन हुआ करता था, ये 1951 में 50 मिलियन टन हुआ करता था, ये बढ़ कर के 2020-21 में 300 मिलियन टन हो चुका है अभी।
तो जीएम क्रॉप के अंतर्गत हमें और भी ज़्यादा फसलों को शामिल करने की ज़रूरत है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप यूजिंग नाउ फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल फूड फीड एंड फाइबर सिक्योरिटी। आज के समय में जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो किया जा रहा है क्रॉप्स का, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विश्व लेवल पर लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए, उनकी भोजन की खाद्य समस्याओं से निपटारा पाने के लिए। इसके अलावा फाइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही जीएम क्रॉप के माध्यम से। एक रिपोर्ट आई है 2020 की ISAAA इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशंस 2020 की रिपोर्ट कहती है कि टोटल 72 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है जीएम क्रॉप को, या तो इंसानों को खाने के तौर पर या तो फिर एनिमल के फीड के तौर पर इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ में 72 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इसका कमेरिकल कल्टीवेशन कर रही हैं, मतलब इसका औद्योगिक पैमाने पर, व्यापारिक पैमाने पर इसकी खेती होने लगी है। और अच्छी बात यह है कि 56% जो ग्लोबल जीएम क्रॉप्स एरिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से आ रहा है, यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की तुलना में। तो ज़्यादातर देखा जाए आज के समय में जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, वो जीएम कर रहे हैं। मतलब 56% हिस्सा ऐसा है और 44% हिस्सा जो है विकसित देशों का है। जीएम क्रॉप ने देखा जाए तो 1.95 बिलियन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है 5 कंट्रीज़ में। उनके नाम है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। या फिर कह सकते हैं 26% ऑफ द करेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द 7.6 बिलियन। अभी यदि हम कहें कि 6.5 बिलियन पॉपुलेशन है तो इसका 26% हिस्सा 5 कंट्रीज़ का ऐसी हैं जो कि इससे फ़ायदा ले रहे हैं। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया को भारत में व्यापारिक तौर पर, वाणिज्यिक तौर पर प्रस्तुत किया गया था फर्स्ट जीएम क्रॉप के तौर पर इंडिया में आज से 20 साल पहले, एंड हैज़ बीन व्यूड ग्लोबली एज ए ग्रेट सक्सेस स्टोरी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज टू फार्मर एंड द नेशन। पूरे विश्व में ये संदेश गया था कि इससे हम हमारी देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, एक फार्मर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, देश को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो जीएम क्रॉप इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है हैज़ एक्सपांडेड इट्स रीच बियॉन्ड द मेजर 4 क्रॉप मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड कैनोला। आप देखेंगे कि जीएम क्रॉप जो है आज के समय में 4 प्रमुख फसलों से कहीं आगे बढ़ चुका है। ठीक है, ये कैनोला वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर सरसों के लिए। तो 4 फसलों के अलावा आज के समय में किसान लोग चाहते हैं कि हम जो है इकोनॉमिक तौर से जो इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं उनमें वैरायटी लेकर के आएंगे। इसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि इंसेक्ट से हमारी फसल बचे, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, क्लाइमेट रेजिलियंस होना चाहिए फसलें, न्यूट्रिशनल वैरायटी भी इसमें अच्छी खासी होना चाहिए, गुड़ इनमें होना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमिक गेंस कंट्रीब्यूटेड बाय द जीएम क्रॉप 1996 से 18 तक की यदि हम डेटा देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीएम क्रॉप के चलते चलते जो इकोनॉमिक गेन हम हासिल कर रहे हैं वो $224 बिलियन का रहा है। एंड मोर देन 16 मिलियन फार्मर, 95% ऑफ whom आर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। 16 मिलियन से भी ज़्यादा किसान लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है, और इसमें से 95% किसान ऐसे हैं जो कि गरीब देशों से आते हैं। आगे कहा जाता है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स होते हैं, जब से हम इनको अडॉप्ट किए हैं 1996 में ग्लोबली, हैव बीन प्रूवन फॉर देयर बायोसेफ्टी फॉर द लास्ट 25 ईयर एंड मोर। तो ये जो आर्टिकल मेनली लिखा गया है ना, वो जीएम क्रॉप के पक्ष में लिखा गया है। इसके पहले ज़्यादातर आप जो जीएम क्रॉप से रिलेटेड आर्टिकल पढ़े हैं वो उसके नुकसान से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं हमारे देश में, अभी आप देखेंगे ईडिबल ऑयल को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए हमें जो है मस्टर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंडिया फेस करता है मेजर डेफिसिट इन एडिबल ऑयल, मतलब हम हमारी जो 60% डिमांड है वो बाहर से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। मस्टर्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल क्रॉप मानी जाती है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो है कहना चाहिए सरसों के तेल की डिमांड रहती है और इसको हम पूरा भी कर सकते हैं। फिर भी यदि हम देखें पर हेक्टेयर इसकी जो उपज है, पैदावार है, वो बहुत कम है
और ज़्यादातर जो सरसों की खेती है ना ऐसे ही एरिया में करी जाती है जहाँ पर पानी की कमी वाला एरिया है। जहाँ पर ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी रहती है वहाँ पर गेहूँ और धान मेन फसलें उगाई जाती हैं। सरसों की खेती बहुत कम की जाती है पानी वाले एरिया में। इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी से हमारा जो इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर हो पाएगा हमारे किसानों का, और इसी से हम सेल्फ सफिशिएंसी ला सकते हैं खाद्य तेल के उत्पादन में, ईडेबल ऑयल प्रोडक्शन में। मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 की हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। कहाँ पर? सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट CGMCP यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ दिल्ली कैंपस में, ताकि हम GM मस्टर्ड हाइब्रिड को क्रिएट कर सकें, पैदा कर सकें इसकी नई वैरायटी को। आप देखेंगे ये जो DMH11 है ये काफ़ी पावरफुल है और इसकी जो उपज है, इसकी जो पैदावार है काफ़ी बढ़िया है। एंड इसके चलते चलते जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सरसों का ईडिबल ऑयल के लिए, ये इन्हेंस करेगा तेल का उत्पादन, ये इन्हेंस करेगा सरसों का उत्पादन, और इसके साथ साथ में फार्म्स की इनकम को भी ये बढ़ावा देगा। GM मस्टर्ड हाइब्रिड की बात करें, ये आधारित है बार्नेस या फिर बार्स स्टार सिस्टम पर आधारित है। मतलब ये उन प्रिंसिपल पर काम करता है जिसके अंतर्गत रिमूव कर दिया जाता है मेल फर्टिलिटी इन वन पेरेंट एंड रिस्टोरिंग इन द चाइल्ड ऑफ स्पेरिंग। तो इसमें क्या काम किया जा रहा है कि एक जो हिस्सा है उसमें जो मेल फर्टिलिटी है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है एंड रिस्टोर किया जाता है यहाँ पर चाइल्ड या फिर ऑस्प्रिंग को। मतलब चाइल्ड का यहाँ जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक नए बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें एकदम हर चीज़ फुल कैपेसिटी से भरी हुई है, बचपन जिसको बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन। हर्बिसाइड का यहाँ पर बार बार यूज़ किया जा रहा है। हर्बिसाइड को हम शाकनाशी या फिर खरपतवार नाशी भी बोलते हैं। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन भी इसमें डिप्लॉय किया गया है एज ए सिलेक्शन मार्कर फॉर डेवलपिंग इन द GM मस्टर्ड। अब यदि हम जो है यूज़ करते हैं हर्बिसाइड का हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप में, इससे काफ़ी सारा फ़ायदा हमको मिलने वाला है, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर बनी रहेगी, न्यूट्रिएंट बने रहेंगे एंड इफ़ेक्टिव वीड कंट्रोल भी इसके माध्यम से हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंस को हम कैसे करके सहायता पहुंचा सकते हैं। 25 अक्टूबर 2022 को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी GEAC ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था, इसने अप्रूव किया था DMH11 को रिलीज़ किया गया एंड इट्स पेरेंटल लाइन फॉर कल्टीवेशन, कि भाई अब आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके माध्यम से वाइब्रेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च सेक्टर हमारा बूस्ट होगा। हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च सेक्टर है वो इससे मतलब कहना चाहिए उसको फ़ायदा मिलने वाला है एंड इनेबल करेगा जनरेशन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटी विथ इम्प्रूव ट्रेड। इसके माध्यम से हम नई नई फसलों की वैरायटी को पैदा कर पाएंगे। इसके साथ साथ में इसमें ऐसी फसलें जिनमें गुणों में हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। ट्रेड्स वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब गुड़ होता है। हमारे यहाँ पर जो मस्टर्ड की वैरायटी है इंडिया में, उसमें बहुत ही नैरो जेनेटिक बेस पाया जाता है। अब जब इस कमेटी ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम जो है बार्नेस बरस्तर बेस्ड हाइब्रिड प्रोडक्शन करने वाले हैं मस्टर्ड के एरिया में, इसने एक रास्ता खोल दिया है कि हम जो है मस्टर्ड की हाइब्रिड प्रजाति की ब्रीडिंग करेंगे, न केवल हायर पैदावार के लिए, इसके साथ साथ में फसलों को जो डिसीज़ लग जाता है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा ऑयल की जो क्वालिटी है उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, इस आंकड़े को हम देख लेते हैं। यदि हम इसके एडवांसमेंट की बात करें कि हम इस क्षेत्र में यदि आगे बढ़ पा रहे हैं तो इससे सीधा सीधा फ़ायदा हमारे किसानों को मिलने वाला है। पर हेक्टेयर उनकी जो पैदावार है हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी।
डोमेस्टिक कंजप्शन की बात करें ईडेबल ऑयल की, वो लगभग 25 मिलियन टन है। मतलब हम लोग इतना जो ऑयल है वो खा जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सरसों का वो 8.5 मिलियन टन है। 25 मिलियन टन, 8 दूनी 16, 8 या 24, ठीक है, लगभग 3 गुना हम खाते हैं और 1 गुना पैदा करते हैं। और ये जो प्रोडक्शन का डेटा है 2021 का है। इंडिया का जो ईडेबल ऑयल इंपोर्ट था वो लगभग 13 मिलियन टन था, जो कि विच टच्ड 1.1 लाख करोड़ इन वैल्यू ऑफ टर्म। इसकी कीमत आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपये का हम तेल बाहर से मंगा करके खाते हैं। तो फार्मर की इनकम, ऑयल इंपोर्ट के बर्डन को कम करना, इसके अलावा सेल्फ रिलायंस हम बने यदि हम खाद्य तेलों के मामले में, तो जीएम मस्टर्ड के रूप में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के नाम को चेंज किए जाने से रिलेटेड है। इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे देश का जो नाम है, अब इंडिया की जगह सरकार चाहती है कि भारत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत का जो नाम है ना, अलग अलग जो पड़ा है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो जो इंडिया नाम पड़ा है भारत का वो इंडस नदी के नाम पर पड़ा है, सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। आप देखेंगे शुरू में हमारे देश में जो आने वाले विदेश यात्री हो गए या फिर विदेश कोई आक्रमणकारी हो गए, चाहे वो अंग्रेज हो गए, इन्होंने ही इंडिया का नाम चेंज या फिर भारत का नाम रखने की कोशिश करी है। हमारे देश में जो पुरानी पुरानी किताबें हैं, जैसे कि हम महाकाव्य और पुराण की बात करें तो इसमें भारतवर्ष मतलब भारत, भरत का देश वर्ड यूज़ किया गया है। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं इनको भारतीय बोला जाता, मतलब भारत की संतान कहते हैं। यूनान से जो लोग हमारे यहाँ पर आए थे उन्होंने भारत को इंडिया कहा था, और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने इंडिया को हिंद या फिर हिंदुस्तान कहा था। तो ये जो नाम यहाँ पर पड़ा है इंडिया का, वो इंडस नदी के ऊपर, सिंध नदी के ऊपर पड़ा है। सिंध से हिंद बना और हिंद से ही हिंदुस्तान बन गया। इंडिया बना इंडस रिवर से। तो यहाँ पर राइटर का कहना है इस प्रकार से जो नाम चेंज किया जा रहा है, नाम चेंज यदि हम कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। यदि देश का नाम चेंज किया जा रहा है तो ये नाम चेंज करना कंट्री का, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, तब जा कर के ये सही हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे G20 समिट का जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, तो एक ऑफिशियल इनविटेशन सेंड आउट किया गया था राष्ट्रपति भवन के द्वारा G20 समिट के लोगों को इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया था, जबकि नॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यूज़ किया जाता है। एक पक्ष ये दिया जाता है इसके विरोध में कि इंडिया को जो यूज़ किया जा रहा है वो एज ए इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाता है। वहीं जब हम इसको हिंदी में कहें तो भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे सही जो यूज़ है वो इसका यही है कि हम अंग्रेज़ी में इसका इस्तेमाल करें इंडिया के तौर पर और हिंदी में इसका इस्तेमाल करें भारत के तौर पर। अब यदि आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी फिर चेंज कर देना चाहिए था। प्रेसिडेंट की जगह आपको जो है राष्ट्रपति लिखना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति ही लिख देते सीधे सीधे, फिर इंग्लिश यूज़ करने की क्या ज़रूरत है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दूसरा तर्क यहाँ पर यह दिया जाता है कि यदि हम भारत शब्द यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे देश का नाम चेंज कर रहे हैं तो इसमें संविधान में क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है, क्या संविधान इसकी अनुमति दे रहा है, कौन कौन से आर्टिकल इसके सपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये आगे हम देखने वाले हैं। हमारे देश का जो नाम है वो आर्टिकल 1 में उल्लेख किया गया है। द नेम ऑफ कंट्री इज इंटरचेंजेबल एज भारत as is described आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर भारत कैन यूज्ड। ऐसा किया जा रहा है, ऐसा समर्थन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार कह रही है कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 1 में, इसलिए हम भारत की जगह, इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यदि आप
इंडिया की जगह में भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब ये पारित हो जाएगा तब जा कर के ही आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यदि पार्लियामेंट के पास में एब्सोल्यूट, अब क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा जाता है कि क्या संसद के पास में ये पावर है कि वो नाम चेंज कर सकता है किसी भी टाइम में अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या इसका नाम चेंज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 368 संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, संसद को, कि आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कितना ही भी संशोधन आप कर लीजिए लेकिन आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड हो जाता है यदि हमें देश का नाम भी चेंज करना है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, संविधान संशोधन के माध्यम से होगा, ये बात एकदम क्लियर है। तो बिना संविधान संशोधन किए राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली जो नाम चेंज किया जा रहा है वो सही नहीं है, एक पक्ष यहाँ पर आ गया है। लेकिन इतना ज़्यादा जो शोर शराबा हुआ है, इतना ज़्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ है, इससे पूरी जनता जो है स्तब्ध रह गई है, जिसके कारण जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है उसमें कोई भी समझदारी वाली बात समझ में नहीं आती। संवैधानिक तौर पर यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। पहले नंबर की बात, राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो इनविटेशन दिया गया था, दिस इनवाइट यूज नोमेनक्लेचर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट वाली बात यह है, संवैधानिक तौर पर यदि हम स्पीकिंग कहें, संवैधानिक तौर पर जो भाषण होता है, देयर इज़ नो प्रेसिडेंट ऑफ भारत इन द कंट्री, संवैधानिक तौर पर ऐसा कहीं पर कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे यहाँ पर संविधान में उल्लेख रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो ऑफिशियल नोमेनक्लेचर है, हेड ऑफ द स्टेट which cannot be changed into anything else unless आर्टिकल 52 is amended suitably। अब इस नोमेनक्लेचर को यदि आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आर्टिकल 52 को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये एकदम ऑब्वियस टर्म हो गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत बिल्कुल भी नहीं है आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आर्टिकल 1 कह रहा है कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। तो यहाँ पर किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, इंडिया जो कि भारत है, मतलब भारत की जगह इंडिया का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल करे गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये संकेत दे रहे हैं कि ये जो शब्द है इंडिया और भारत जो है इंटरचेंजेबल है और हम एक दूसरे की जगह में यूज़ कर सकते हैं, इसका बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 394A के अंतर्गत। तो ये जो शब्द है भारत इज़ नॉट यूज्ड इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले नंबर की बात ये, संविधान में कहीं पर भी जो है भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका इस्तेमाल केवल किया गया है हिंदी वर्जन में, जिसको पब्लिश किया गया था अंडर द आर्टिकल अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 394A। अब आता है आर्टिकल 393। यदि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों का जो इंटेंशन रहा था, इरादा रहा था कि वो यूज़ करते भारत शब्द को इंटरचेंजेबल के तौर पर, तो इन्होंने यूज़ किया होता कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट में, विच इज़ ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली सो डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 393। ये चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक हमारे लिए हो जाती कि नहीं, उन्होंने यूज़ किया है तो हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये इसका इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 1 में। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो दैट इज़ शब्द यूज़ किया गया है ये क्लैरिफिकेटरी यूज़ है। क्लैरिफिकेटरी हम किसको बोलेंगे, स्पष्ट करने वाला ये शब्द है। whose function is to explain और further clarify by proceeding word India, जो कि इंडिया को बताने का काम कर रहा है।
इस प्रकार से ये जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है, व्याख्या करी गई है आर्टिकल 1 में, इसका मतलब ये हो गया है इंडिया जिसको हम भारत के तौर पर जानते हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट है। अब जब आर्टिकल 1 का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है तो संविधान कह रहा है भारत का मतलब इंडिया, विच शोज दैट भारत इज ट्रीटेड एज द ट्रांसलेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया है कि भारत जो शब्द यूज़ किया जा रहा है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए किया जा रहा है। अब यदि हम यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इंडिपेंडेंट वर्ड है इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ टू बी यूज ओनली इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका प्रयोग हम कर पा रहे हैं केवल हिंदी ट्रांसलेशन में। इसके बाद एक और आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 394(1)(2। वो कहता है कि संविधान का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए, उसी के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जगह में इसको यूज़ नहीं करना है, वो खाली हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि ऐसा सरकार करती है तो इससे क्या है ना, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है। अब हमारा जो ऑफिशियल नेम है हमारे देश का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसका हम सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ में। हमने जो एग्रीमेंट करे हैं, हमने जो ट्रीटीज़ करी हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, यहाँ पर भी जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यूज़ किया गया और यहाँ पर नॉट रिपब्लिक ऑफ भारत यूज़ किया गया, मतलब रिपब्लिक ऑफ भारत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जो भारत है वो, यदि हम इसको इंटरचेंजेबल के तौर पर यूज़ करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ये जो शब्द है भारत, इसका हम यूज़ कब किए हैं या फिर इसको कब ऐड किया गया है। तो ये जो शब्द है भारत, इसको बाद में ऐड किया गया था जब डिबेट चल रही थी और स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा था बहुत सारे मेंबर से टू यूज़ भारत इंस्टीड ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इंडिया की जगह आप जो है भारत का इस्तेमाल करिए। इसके बाद बहुत सारे फॉर्मुलेशन सजेस्टेड किए गए थे मेंबर के द्वारा, जैसे कि एच.वी. कामत, के.टी. शाह, सेठ गोविंदास एंड शिवमन लाल सक्सेना। लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने ऐड किया था द सब, क्या यूज़ किया था, दैट इज़ भारत इज़ कंप्रोमाइज़, एज ए कंप्रोमाइज़। यहाँ पर जो भारत यूज़ किया जा रहा है एज ए भारत मध्य के रास्ते के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ यदि हम जाएं तो पहली जो न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, इसको हम शॉर्टकट में जीएसटीएटी बोलते हैं। तो जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून आया था 2017 का, इसमें 109 सेक्शन जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत कहा गया है कि सरकार जीएसटीएटी का गठन कर सकती है, इसकी बेंचों का गठन कर सकती है। तो मतलब 2017 का जो सेंट्रल जीएसटी एंड सर्विस टैक्स है सीजीएसटी एक्ट, इसमें 109 नंबर का सेक्शन जोड़ा गया जिसके माध्यम से हम जीएसटीएटी को लेकर के आए हैं। ये एक प्रकार से स्पेशलाइज अपीलेट अथॉरिटी होती है। इसके माध्यम से जीएसटी से संबंधित यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की बात इसमें कही गई है। वहीं यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो एक मुख्य ब्रांच बनाया गया है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसकी कई सारी ब्रांचेस हो सकते हैं, कई सारे बोर्ड हो सकते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगे स्टेट, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। अब बात यदि हम करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पर बताया जा रहा है कुड ऑप्ट फॉर वन बेंच फॉर 2 से 3 स्टेट, 2 से 3 स्टेट के बीच में एक बेंच बनाए जाने की बात करी जा रही है। एंड एन एडिशनल बेंच फॉर वेरी फार फ्लंग एरियाज, दूर दराज एरिया में एडिशनल बेंच हो सकती है। वहीं ऑल 4 मेंबर वुड नॉट सिट फॉर हियरिंग ईच केस, इट डिपेंड ऑन द थ्रेशोल्ड और वैल्यू ड्यूज इन्वॉल्व। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 4 मेंबर होते हैं वो एक साथ में नहीं बैठेंगे हियरिंग, यदि केस की हियरिंग हो रही है तो इट डिपेंड ऑन द थ्रेशोल्ड और वैल्यू ऑफ द ड्यू इन्वॉल्व। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो देखा जाए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि 31 बेंच बनाई जाएंगी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 31 अपीलेट ट्रिब्यूनल अक्रॉस 28 स्टेट में ये बनाई जाएंगी और 8 यूनियन टेरिटरीज में भी इनको शामिल किया जाएगा।
और सेटिंग द स्टेज टू रिजॉल्व ग्रोइंग नंबर ऑफ टैक्स पेयर डिस्प्यूट विद द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में जो जीएसटी पेयर्स हैं उनके साथ में लड़ाई झगड़ा काफ़ी बढ़ गया, इसी के चलते चलते ऐसा हो रहा है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है इस प्रकार इसका उल्लेख किया गया था उसी समय में जब जीएसटी रिजीम आई थी 1 जुलाई 2017 को। उस समय में जो फाइनल क्लियरेंस मिला था जीएसटी काउंसिल की तरफ से इसी जुलाई में, एंड वाज मच अवेटेड बाय द इंडस्ट्री पेयर। और इंडस्ट्री लोग तो ये चाहते थे कि बहुत सारी जो है बेंचेस का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद में एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट, जो कि साउथ से आई है। साउथ में हम देखेंगे स्टॉलिन की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करी गई है। मतलब यहाँ पर महिलाओं को बेसिक इनकम प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। तो ये स्कीम क्या है, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ चला गया ये है। तो इस स्कीम में 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है महिलाएं पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने लॉन्च किया है कलाइगनार मागालीर उरुमई थोगाई थिट्टम स्कीम, और इसकी शुरुआत करी गई है कांचीपुरम से फ्राइडे के दिन। और ये जो दिन है बर्थ एनिवर्सरी है डीएमके के फाउंडर CN अन्नादुरई का। इस स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपया दिया जाएगा एज ए राइट ग्रांट एवरी मंथ टू 1.06 करोड़ वुमेन। अब बहुत समय से, लंबे समय से ये बातचीत चले आ रही थी कि घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो सरकार सोच रही है अब घर का जो काम कर रही हैं उनके लिए ही हम उनको 1,000 रुपया महीने का दे देते हैं, और इसमें 1 करोड़ महिलाएं शामिल होंगी। मिस्टर स्टालिन ने फॉर्मल तौर पर इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके साथ साथ में उन्होंने ATM कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे थे बेनिफिशरीज को। एट एन ऑफिशियल फंक्शन हेल्ड इन द कांचीपुरम, बर्थ प्लेस माना जाता है अन्नादुरई का, जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। चीफ मिनिस्टर का कहना है ये जो स्कीम है इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे तुरंत जब हम 2021 में सत्ता में आए थे, क्योंकि उस समय स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी। Only because you voted for the DMK symbol and those for our allies, I am able to implement this welfare scheme. अब चूँकि आपने मुझे और मेरी सहायक पार्टियों को जिताया है, इसीलिए ये जो स्कीम है खास करके आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, वो महिलाओं को एड्रेस कर रहे थे। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। DSC की तरफ से जो है अनुमति दी गई है कि अब 12 Su-30 जेट खरीदे जा सकते हैं अदर मिलिट्री इक्विपमेंट के तौर पर। इंडियन एयरफोर्स को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल प्रोवाइड कर रही है कि अनुमति कि आप जो है 12 Su-30 MKI जेट खरीद सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। These will be licensed manufactured by the हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इनको लाइसेंस या फिर मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, इनको मैन्युफैक्चर कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो है 11,000 करोड़ की। वहीं बताया जा रहा है कि देखिए राजनाथ सिंह का कहना है कि पहले हम सोचते थे कि कम से भी कम 50% ये इंडिजीनियस होना चाहिए इसमें इक्विपमेंट, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो सीमा है इसको 60 से लेकर के 65% करें। मतलब 60 से 65% हिस्सेदारी इसमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की है। इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 272 Su-30 हम खरीदेंगे रसिया से अलग अलग बैचेस में, मेजॉरिटी ऑफ विच वर असेंबल्ड इन द इंडिया बाय द HAL। इसमें कहा गया था कि इसमें ज़्यादातर हम जो है HAL में असेंबल्ड करेंगे, एंड अराउंड 11 जेट वर लॉस्ट ओवर द ईयर।